Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. Guys, again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो है इंडिया स्टार्टअप बिगर देन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तानी अवाम जो है इस चीज का इतना दुख करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आगे तरक्की क्यों नहीं कर रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, जबकि इंडिया की एक कंपनी है टाटा कंपनी और वहां पर जो है वो बोला जाता है कि वो जो टाटा ग्रुप है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा तरक्की याफ्ता है। सिर्फ उनकी एक कंपनी जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो ज्यादा बड़ी है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस चैनल को भी जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। और मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा है यार कैसे पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है तो टाटा कंपनी पाकिस्तान से भी कैसे बड़ी है। तो फटाफट से वीडियो के अंदर जाकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या 2022 में जनरल बाजवा के अंडर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की आई थी उसमें लिखा हुआ था कि 100 इयर्स ऑफ पीस विद इंडिया, यानी कि 100 साल तक हिंदुस्तान से कोई राइवलरी नहीं की जाएगी। बहुत से सहाफ़ियों ने यह भी बात की थी उस वक्त के, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से कश्मीर का डिस्प्यूट हल किए बगैर भी बात हो सकती है, जो कि गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो आर्ग्यूमेंट लोगों ने यही किया, मीडिया के अंदर डिबेट यही हुई कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है और रिस्पेक्ट नहीं की जा रही पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन की, क्योंकि एक मुल्क बनाया इसलिए था कि हिंदुस्तान में जो ज़्यादतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ लड़ा जाए। तो अब कैसे इस लड़ाई को ख़त्म कर लें, उसकी वजह कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाएगा पूरा मुल्क, जिसकी फाउंडेशन का प्रिंसिपल ही बेसिकली ये है कि हमने हिंदुस्तान से एक स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर में रहना है और उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। तो उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ यही था कि ये नेशनल कॉज को बेचने के मुतरादिफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लड़ाई की बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पावर कितना है ये इस खबर से आपको आइडिया हो जाता है, जिसको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और ये ख़बर है टाटा ग्रुप के हवाले से, जो हिंदुस्तान का एक कॉन्ग्लोमरेट है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसका कलेक्टिव जो मार्केट वैल्यू का साइज़ है वो $365 बिलियन हो चुका है, 365 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कलेक्टिव जीडीपी इस स्टेज पे जब हम ये बात कर रहे हैं 341 बिलियन डॉलर है, यानी कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्गूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बाद कोई ऐसा आर्गूमेंट जो आपको राइवलरी की तरफ लेकर जाए और आपको ये बताए कि हमारा काम ये है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज़ हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट लेने में लगा दें? ये सेंसिबल बात लगती है? अगर इस एक कंपनी की बात करें तो इसके अंडर जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ एक टाटा कंसल्टेंसी की जो फर्म है, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू $170 बिलियन है, जो सॉफ्टवेयर के हवाले से और आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से मशहूर है। तो एक कंपनी जो इस ग्रुप के अंडर फॉल करती है, वो सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान का आधा जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू रखती है इस वक्त मार्केट में। और इसके साथ साथ अगर इस कंपनी की तारीख़ की हम बात करें तो ये तकरीबन 1868 में इट कम्स इनटू बीइंग। 1903 में ये ताज होटल बनाते हैं जो बहुत मशहूर था, फिर उसके अलावा होटलिंग बिज़नेस में जाते हैं। इसके अलावा जो इनके बेटे थे जमशेद टाटा के, जो फाउंडर थे इस कंपनी के, 1907 में वो पहली स्टील मिल एशिया की बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि किस कदर फेवरेबल बिज़नेस एनवायरनमेंट होगा कि एक मुल्क में 1870 से एक कारोबारी फर्म जो है वो डील कर रही है और ग्रो करती जा रही है। यह आपको ये बताता है कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का उतना मसला नहीं है जो पाकिस्तान में है, ना वहाँ पॉलिटिकल विच हंटिंग एग्जिस्ट करती है। अगर करती होती तो क्या आपको ये लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री 100 या 120 या 150 साल तक ये सर्वाइव कर पाते? अगर कर रहे हैं तो यही सबूत है कि कौन सी मार्केट पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ज़्यादा फेवरेबल है बिज़नेस करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की इनिशियली बात करें हिंदुस्तान से कंपैरिजन की, चलें अब तो हम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं ना कि आपको मालूम है कि एक कंपनी अब वहाँ की ज़्यादा कीमती हो चुकी है हमारे पूरे मुल्क की जो जीडीपी है उससे। लेकिन क्या आगाज़ में भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह यह है कि अनटिल द 1980s पाकिस्तान का जो पिछले 4 दहाइयों का 4 डेकेड्स का कलेक्टिव जीडीपी था वो 6% था, हिंदुस्तान का 4% था, यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे जा रहा था 80s तक। अब इसका सीक्रेट भी आपको पता है कि वो फॉरेन एड ही है। एयर मार्शल नूर खान ने फेमसली ये बयान दिया था ना कि दरअसल एड लेकर अगर आप अपना इंडिजिनस रिसोर्स को बिल्ड कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की मिसाल उस
ओपीएम सूंघने वाले जैसी हो चुकी है, जो इस नशे पे लग चुका है, जिस नशे का नाम है बैरूनी इमदाद यानी कि फ़ॉरेन एड। और वो इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि एयर मार्शल नूर खान ने कोट एंड कोट ये बात की कि इट सिंपली केप्ट ऑन बेगिंग टू फॉरनर्स टू बेल देम आउट ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़। यानी कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक हैबिट डेवलप की पहले 40 सालों के अंदर, और वो हैबिट ये थी कि बाहर जाके लोगों से एड का मुतालबा करो और मुल्क चलाओ। हालांकि अगर हम साउथ कोरिया की मिसाल देख लें तो साउथ कोरिया ऐसा मुल्क है जिसने 1950 की दहाई में 15 अरब डॉलर अमेरिका से लिए थे, लेकिन उससे उन्होंने अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री बिल्ड कर ली और सेल्फ़ रिलायंस की तरफ जाना शुरू हो गए, और वो इस चीज़ से आज़ाद हो गए कि हमने फॉरेन एड के अलावा सर्वाइव ही नहीं करना। और आज आप देखिए कि साउथ कोरिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान इस स्टेज पे अगले 2 महीने के पैसे नहीं हैं कि कैसे फाइनेंस करना है अपने जो डेट है उसको। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसी पीरियड में, जब साउथ कोरिया ने 15 अरब डॉलर लिया था, हमने उस स्टेज पे 40 बिलियन डॉलर्स लिया था, यानी कि तकरीबन डबल से भी ज़्यादा पैसे साउथ कोरिया से पाकिस्तान ने बाय किए, लेकिन बनाया क्या, कुछ भी नहीं। उसकी वजह है कि ना हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ना हमने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की, ना हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बेहतर किया, ना ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की, ना डीकोलोनाइजेशन की, और उस सारे पैसे को सिर्फ़ और सिर्फ हमने मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीद के हिंदुस्तान पे धावा बोलने पे लगा दिया। और आज आप रिज़ल्ट देख लें कि अब उन पे धावा बोलने के काबिल भी नहीं रहे। अगर तो आपके पहले 5-6 डेकेड्स की फ़ॉरेन पॉलिसी का मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान को ख़त्म करना है, तो आज तो आप टाटा कंपनी को ख़त्म नहीं कर सकते, बाकी तो सब बहुत दूर की बात है। आज तो आप उनकी एक स्टेट के रेवेन्यू के बराबर पैसे नहीं कमा पा रहे। तो क्या ये जो हेटरेड हमने पिछली 50 साल 60 साल की पॉलिसीज़ से लोगों के अंदर इंजेक्ट किया है, कुछ मिला इससे हमें? ये सवाल करने का क्या ये वक्त नहीं है कि जब सारे पॉलिटिशियन बैठ के लड़ रहे हैं? अब किसी के पास यहाँ पर ये प्लान है कि अगले 10 या 15 साल में किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है? कोई सोच भी रहा है 2 साल से ऊपर का, या 6 महीने से ऊपर का, या 1 साल से ऊपर का, या अपनी मिनिस्ट्री से ऊपर का? तो विज़न क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि हर कोई सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, इसके अलावा किसी को कुछ याद नहीं है। इंडिया ने इनिशियली पिछले 30-40 सालों की अगर बात करें, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की है, और उनका और हमारा फ़र्क जो है वो आपके सामने वाज़े हो चुका है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। हालांकि अगर आप ये कहें कि हमारे बॉर्डर बहुत गलत जगह पे हैं और हम जंगों का शिकार हो जाते हैं, इसीलिए हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सके, तो 60s के अंदर साइनो इंडिया वॉर वहाँ भी हुई थी। चीन ने, हालांकि तमाम एनर्जीज़ नेहरू साहब की चीन से बात करने पे लग रही थी, वो चाह रहे थे कि हम चेयरमैन माओ से बात करें और एक पार्टनरशिप डेवलप करें, लेकिन उन्होंने पूछे बगैर फ्रंट खोल दिया। और जो 60s की वॉर थी हिंदुस्तान के साथ, जिसमें हिंदुस्तान को डिफ़ीट देखना पड़ी, उसी से अयूब खान साहब ने मोटिवेशन ली कि अब जिस तरह चीन ने हिंदुस्तान को हराया, हम भी हरा सकते हैं। तो लिए पैसे अमेरिका से और फ्रंट खोल दिया, और बाद में मिला क्या, कुछ भी नहीं। ताशकंद डिक्लेरेशन साइन की, और जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आकर खड़े हो गए, हज़ारों लोगों को मरवाया, और उसके बाद में कहा कि आइंदा मैं चंद कश्मीरियों के लिए करोड़ों पाकिस्तानियों की जान ख़तरे में नहीं डालूंगा। आप नहीं डालेंगे, लेकिन आज तक जितने हुक्मरान हैं वो डाल रहे हैं। अब भी वो अभी तक उसी पॉलिसी पे गामज़न है जो कि आप छोड़ के गए थे। इसके अलावा 80s की दहाई में जब हम अमेरिका से पैसे लेके ज़िया साहब के अंडर अपनी जेब में भर के अफ्यून वहाँ से इंपोर्ट करवा रहे थे, अफ़गानिस्तान से गालिबन, और साथ साथ क्लैशनिकोव वहाँ से आ रही थी। यहाँ पर कैंप सेट किए हुए थे रेडिकलाइजेशन के कि वहाँ जाकर जहाद करना है, अफ़गान भाइयों की मदद करनी है। असल जो मकसद था वो डॉलर कमाना था। तो उस वक्त हिंदुस्तान ने इकनॉमिक रिफॉर्म का प्लान तश्कील देना शुरू कर दिया था। मिड 80s के अंदर लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करने का प्लान बनाया जा रहा था। वो और बात है कि अर्ली 90s के अंदर गल्फ़ वॉर होती है और दोबारा से हिंदुस्तान की इकॉनमी ख़ासे मसाइल का शिकार हो जाती है, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते की इंपोर्ट के पैसे रह गए थे हिंदुस्तान के पास 90 की दहाई में, 1990 में। और वही सूरत हाल हम देख रहे थे जो आज पाकिस्तान की है कि हर कोई ये कह रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए हैं, किसी वक्त भी मुल्क दिवालिया हो सकता है। वहाँ भी यही सूरत हाल थी। लेकिन उसके बाद ये नहीं किया कि इक़्तिदार पे शब खून मारने के लिए इलेक्शन चोरी करना शुरू कर दिए, या हुक्मरानों को जेल में डालना शुरू कर दिया, या पार्टियों को कट टू साइज़ करना शुरू कर दिया। उधर बैठकर ये सोचा कि आगे कंट्री की समत कैसे तय करनी है, डायरेक्शन कैसे तय करनी है। और हम जो इस स्टेज पे सोच रहे हैं वो आप अभी कोई चैनल ऑन करके सुन लीजिए कि हमारे यहाँ पे नेशनल डिस्कोर्स इस वक्त क्या हो रहा है। वो ये है कि किसने सबसे अच्छी जुगत मारी दूसरी पार्टी को,
या किसने जो है वो अपना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल विच हंटिंग करने का रिकॉर्ड बना दिया, या किसने डील करके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया हालांकि सीटें उसकी कम थी। 2018 में ज़्यादा धांधली हुई थी इलेक्शन में या 24 में हुई है, ये डिस्कोर्स है नेशन का इस वक्त। इसके बाद मनमोहन सिंह साहब का वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बनना was a critical juncture in the Indian economic history. India is on the move again. We shall make the future happen. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल जो में है। उस वक्त का कहा मुझे जाता बहुत था पसंद है कि शेर। जो लाइसेंस राज है उसको ख़त्म किया। लाइसेंस लेने के लिए, कारोबार करने के लिए एक एक्सेसिव डिपेंडेंस जो स्टेट के ऊपर थी उसको कम किया। इसके अलावा इंपोर्ट टैरिफ्स को उन्होंने कम किया आके, मार्केट्स को डीरेगुलेट किया। हमारे यहाँ पर आज भी बहुत से लोग ये नारे मार रहे हैं ना कि दरअसल स्टेट जो है वो इतनी एम्पैथेटिक नहीं है लोअर क्लासेस के लिए, इसीलिए मुल्क बर्बाद हो गया है। तो हिंदुस्तान का तो जो सक्सेस का सीक्रेट है वो इससे ऑपोजिट है। वहाँ जितने कॉन्ग्लोमरेशन हुई है, जितने बड़े कारोबार एक्सपैंड किए हैं, जितने बिलियनियर्स बने हैं, उतनी इकॉनमी ने ग्रो किया। पाकिस्तान के पास इस स्टेज के ऊपर कोई एक भी यूनिकॉर्न फर्म नहीं है। यूनिकॉर्न फर्म क्या होती है? जो टेक्नोलॉजी कंपनी या फिर स्टार्टअप्स होते हैं जो कि मल्टीपल बिजनेस ओन करना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त 113 यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं जो कि $1 अरब से ज़्यादा की नेटवर्थ रखती हैं। पाकिस्तान में एक भी नहीं है। जो 2 से 3 बात की जाती है वो पाकिस्तानी है जो कि ओवरसीज़ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एयरलिफ्ट ऐसी कंपनी थी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर 2022 में कहा जा रहा था कि ये पहला यूनिकॉर्न बनेगा, बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई। उसकी वजह यह है कि लोकल मार्केट में रेगुलेशन इतनी ज़्यादा है, हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंस इस नौयत की है कि हर किसी को खिलाए बगैर तो आप चल नहीं सकते। आपको पता नहीं है कि मैंने लॉजिस्टिक्स अगर बुक करवाई हैं तो कल पेट्रोल का रेट क्या होगा। आपको ये नहीं पता कि गैस का रेट क्या होगा अगर मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ तो। आपको ये भी नहीं पता कि गैस आएगी भी या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो फिर कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? अगर 5 मरले का प्लॉट भी लेना हो ना तो हम जाकर पहले ये सर्च करते हैं कि जिस जगह पे ले रहे हैं वहाँ पर इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, वहाँ पर कोई मेरी फ़ाइल तो नहीं फेक बना के कोई और क्रिएट करके दावेदार बन जाएगा कारोबार का। देखते हैं ना। तो क्या पूरे ममालिक ये नहीं देखते होंगे कि कहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करनी है? क्या ये जो बिग बिजनेसेस हैं ये पहले एनालिसिस नहीं करते होंगे मार्केट का कि क्या ये मार्केट फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं है? यही सूरत हाल हमारे मुल्क को खा रही है। इसके अलावा मनमोहन सिंह की जो मैं बात कर रहा था, टैक्सेस को कम किया उन्होंने। हमारे यहाँ तो सिर्फ टैक्स बढ़ने की खबर आती है क्योंकि MD IMF डायरेक्टली पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाती हैं। हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है। हम तो अभी तक अपनी सॉवरेनिटी की वही डेफिनेशन जहन में रखते हैं कि अगर बॉर्डर पे सिपाही खड़े हुए हैं तो हम सेफ़ हैं। हालांकि बात अब बॉर्डर सिक्योरिटी की रही ही नहीं है। अब इकोनॉमिक सॉवरेनिटी इज़ एवरीथिंग। अगर आपका मुल्क दिवालिया हो चुका है तो आपके चाहे फ़ौजों के अंबार भी लगे होना, कोई सेफ्टी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप फाइनेंस नहीं कर सकते गवर्नमेंट के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को तो मुल्क नहीं चल सकता। एटॉमिक बॉम्ब का आपने टेस्ट करके अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन क्या उससे किसी का पेट भर रहा है? ये पूछ लीजिए। क्या जापान या जर्मनी के पास एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक है? नहीं है। और दुनिया की टॉप 5 इकॉनमीज़ में से वो एक है। और हिंदुस्तान भी जल्द उनको ओवरटेक करने वाला है 2028 में, अकॉर्डिंग टू ऑल एस्टिमेट्स पॉसिबल। इसके साथ साथ अगर आगे चलें तो 1991 की ये जो रिफ़ॉर्म जो मनमोहन सिंह साहब के अंडर हुई, मार्केट लिबरलाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की, 92 से 2005 तक हिंदुस्तान में एक इनकलाब की सूरत हाल थी, लिटरली अ रेवोल्यूशन। उसकी वजह यह है कि ये तकरीबन 13 साल बनते हैं। इस 13 साल के अरसे में 1991 में हिंदुस्तान का जो GDP था वो $260 बिलियन था, लेकिन अगले 13 सालों के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उस पर 316% का इजाफा हुआ। 316% इंक्रीज़ इन FDI, विच इज़ एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इन द मेकिंग। और बाद में इसी हिंदुस्तान को 2018 में हमने $2.3 ट्रिलियन के GDP के साथ देखा है। तो 1990 में $266 बिलियन और 2018 में $2.3 ट्रिलियन के GDP पे कैसे पहुँचे? ये रिफ़ॉर्म करके और इकोनॉमिक सीरियसनेस से पहुँचे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान का ये जो सारा पीरियड था 1990s का, जिसमें हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन आ रहा था, तो हम यहाँ IJI बनवा रहे थे। हम नवाज़ शरीफ साहब को IJI के थ्रू पैसे बंटवा के वजारत उज़्मा के चेयर पे बिठा रहे थे। फिर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ केसेस बना रहे थे नैब के।
इसके अलावा हम 58 2B से प्रेसिडेंट को एक्सेसिवली एम्पावर करके रिपीटेड पार्लियामेंट्स जो हैं उनको डिज़ोल्व करवाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर जब कुछ नहीं चला तो 99 में मुशर्रफ साहब ने कहा कि आप सारी दफ़ा हो जाए, मैं आ जाता हूँ, और कू करके उन्होंने ओवरटेक कर लिया। ये कर रहे थे इस टाइम पे जब हिंदुस्तान एक डिफरेंस मेक कर रहा था उस पीरियड के अंदर। आई थिंक द लास्ट चांस दैट वी हैड टू फॉर्मली इंगेज विद इंडिया वो तभी था जब वाजपेयी साहब को लाहौर बुलाया था, वही लास्ट मोमेंट था। उसके बाद ये ट्रेन, ये बस जो है वो हमने मिस कर दी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप उसी कोल्ड वॉर मेंटालिटी में पड़े रहेंगे तो उससे मिलेगा क्या? आपको यही मिलेगा कि दुश्मनी तो बहुत होगी, गालियाँ तो बहुत देनी आएंगी, दांत खट्टे कर देंगे, दांत तोड़ देंगे, या फिर तबक रोशन कर देंगे। ये मीडिया में लैंग्वेज यूज़ होती है। बेशक आप जितनी भी बातें कर लें कि वहाँ पर जो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं उसके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, या वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है, इस पर बात करते रहें, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सपोर्ट किए बगैर अगर आपने तनकीद भी किसी पे करनी है तो करके देख लें। कलेक्टिवली सारी मुस्लिम कम्युनिटी OIC में बैठ के इस वक्त मातम कर रही है इसराइल की फ़ॉरेन पॉलिसी का। क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। उसकी वजह यह है कि यहीं पे लैग करते हैं। प्रायोरिटीज़ का इतना बड़ा फ़र्क है कि ये नहीं देखते कि पहले ताकत है अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि ये भी नहीं पता कि अगले 1-2 साल तक बैंक्स आपके इसी स्टेज पर रहेंगे या फिर मेल्ट डाउन शुरू हो जाएगा और श्रीलंका वाली सूरत हाल बन जाएगी, नहीं पता। गारंटर्स नहीं हैं जो ये आपको बता सकें कि हमने बेल आउट करना है, IMF से आपको निकालना है। अगले महीने IMF का पैकेज दोबारा से रिन्यू ना हुआ तो कैसे चलेगा, ये भी नहीं पता। इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो 125 अरब डॉलर है। हाँ, ये वाहिद यूनिकॉर्न है पाकिस्तान का जो हमारे पास है, जो कि 100 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। और इसमें हमने तकरीबन 5 से 6 महीने के अंदर 35 अरब डॉलर IMF को वापस करना है। कहाँ से करना है? किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो हक सच की हुक्मरानी वाले हैं जो तस्बीह पकड़ के फिरते हैं, या फिर नया पाकिस्तान वालों को जो क्लेम है वो हैं, या फिर नवाज शरीफ साहब हैं, या पीपल्स पार्टी या सोशलिज़म की बात कर रही है। किसी से पूछ लीजिए, कोई प्लान है उनके पास कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं पता। तो ये चीज़ है कि ओवरऑल अब आप पूछेंगे कि ये मसाइल तो आपने बहुत बता दिए, और इसके अलावा पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का भी मसला है जो कि GDP ग्रोथ का 20% खा जाएगा बाय 2050 बाय ऑल एस्टिमेट्स। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो फ्लड्स अभी रिसेंटली आए थे वो आपको बता चुके हैं। इन फ्लड्स के तहत 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, 30 अरब डॉलर का। और हमारे नेशनल डिस्कोर्स में एनवायरनमेंट की जो कैटास्ट्रफीज़ हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई पार्टी बैठ के ये डिस्कस नहीं कर रही कि दरअसल ये जो फ्लडिंग हुई थी इसके बाद कितना बड़ा लॉस हुआ था, और आइंदा किस तरह से वाटर स्टोरेजेस बनानी चाहिए, कैसे जो कि सेटलमेंट्स बनी हुई हैं रिवर चैनल्स के ऊपर, रिवर बेड्स के ऊपर, उनको ख़त्म करना है। कोई बात ही नहीं हो रही। सब सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक हक़ के लिए खड़ा हुआ है जो कि कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, और दूसरा करप्ट और चोर है। सिर्फ ये बातें हैं। तो जो डिस्कोर्स का लेवल होता है ना, वो डिफ़ाइन करता है कि फ़्यूचर क्या है ममालिक का। और हमारा डिस्कोर्स का लेवल वो है जो कि स्कूल के बच्चे जब क्लास में बैठ के सियासी डिसएग्रीमेंट पे एक दूसरे को गालियाँ देते हैं ना, वो डिस्कोर्स लेवल हुआ है। अब आप पूछेंगे कि इस सारी चीज़ का सलूशन क्या है? आपने मसाइल का अंबार लगा दिया है, क्योंकि सलूशन ओरिएंटेड मेंटालिटी हमारी टिकटॉक वाली है, और वही है जो कि एरियल के ऐड में होता है कि 2 मिनट में बता दो कैसे ठीक करना है इकॉनमी को। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक डिफरेंस पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का दिखाई देता है ओवर द डेकेड्स, और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़र्क है। एक ऐसा मुल्क जिसमें इस कदर सियासी नापुख्तगी हो कि वहाँ पे बिजनेसमैन भी जेल में सड़ रहे हों, वहाँ पर नैब जैसे इदारे हों जो कि विच हंटिंग करते हों, जो भी आपकी बात नहीं मानता उसको उठा के ले गए और उसका कारोबार बर्बाद कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्क की अखाड़ा बनी हुई है सियासत का, वहाँ बैठ के तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स वहाँ सेटल होते हैं। साकिब निसार साहब डैम बनाने के लिए आ रहे थे, PKLI को वो बर्बाद कर रहे थे, अस्पताल वो चलने नहीं दे रहे थे। इसके अलावा कराची के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस को इसी जुडिशरी के इदारे ने बर्बाद कर दिया, सिर्फ पर्सनल बाइस की वजह से। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में मेडल करना, रिपीटेडली बिज़नेस को रेगुलेट करने की कोशिश करना जो उनकी डोमेन में नहीं आता। इसके अलावा सियासी पार्टियों का कारोबारी अफराद के ही ख़िलाफ़ हो जाना क्योंकि उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टी किसी और पार्टी के साथ है। ये देख लीजिए इससे क्या होता है। तो ये आपको बताता है कि जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी हो सकती है। आप 1000 गालियाँ दे लीजिए हिंदुस्तान को, लेकिन उनसे कम्पीट करने का इस पॉइंट के ऊपर सोचना भी नामुमकिन हो चुका है।
अगर आपने उनसे कुछ ना कुछ हासिल करना है ना लड़ाई करके, तो वो इकॉनमी के मैदान में हो सकती है। अगर आपने कोई लेसन लेना है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी से, तो वो ये है कि इसको चलने दीजिए। वो ये है कि मैंडेट चाहे किसी फंडामेंटलिस्ट पार्टी को मिले, वो चाहे किसी लिबरल पार्टी को मिले या किसी भी शख्सियत को मिले, उसी बैलेट से उसको निकालने का रास्ता है, इसके अलावा कोई नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरह गिरी, पहले नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत गिरी, गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया, पिछली 2 डेकेड्स में जब जब हमने सियासी हुकूमतों को चलता किया है, मार्केट ने सफ़र किया, इन्वेस्टमेंट कम हुई है। इसके अलावा टेररिज्म जो आपने पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्केस्ट्रेटेड मेंटालिटी पिछले 6 दहाइयों के अंदर जो आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी इतनी रेडिकल बनाई है कि उससे आधा नॉर्थ आपका वेपनाइज हो चुका है, उसके तहत यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा? जब भत्ते की पर्ची आ जाएगी, जब धमकियाँ मिलेंगी, जब गली गली में सुसाइड अटैक्स होंगे, धमाके होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सेकुलराइजेशन और लिबरलाइजेशन चाहिए सोसाइटी की, गवर्नमेंट्स की, और डेमोक्रेटाइजेशन चाहिए। अगर तो स्टेबिलिटी नहीं आती सियासी मैदान के अंदर, तो फिर आप मिफ्ता इस्माइल ले आएँ या इसहाक डार ले आएँ या आतिफ मियाँ ले आएँ या कोई भी ले आएँ। वैसे वो तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसका तो सेक्ट ही ऐसा है जो हमें काबिल कबूल नहीं है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिससे हमने ये आर्गूमेंट शुरू किया, टाटा ग्रुप, इसको जो ओन करते हैं वो ज़ोरोएस्ट्रियन है और पारसी हैं। वो किसी ने मजाक से लिखा हुआ था इस पोस्ट के अंडर कि अगर पाकिस्तान में होते तो किसी मजहबी केस में जेल में सड़ रहे होते। ये तो मुआशरे की सूरत हाल है कि यहाँ पर क्या कोई डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है? हिंदुस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी ग्रुप से एक बंदा उठ के सबसे बड़ा बिजनेस ओनर बन जाता है। और हमने देखा कि अभी रिसेंटली एयर इंडिया, जो कि टाटा ग्रुप ही ओन करता है, उसने अमेरिका को 10 लाख नौकरियां फराहम की हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 2022 की बात कर रहा हूँ। और 220 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है, जो तारीख का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। 220 जहाज़ और बोइंग तैयारे 747 तैयार करने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने मोदी के लिए लाल कालीन बिछाया और सब ने पाकिस्तान में मातम किया कि ये तो गुजरात राइट्स में इन्वॉल्व थे और इनको तो दाखिला मना था, इनको कैसे आने दिया? ऐसे आने दिया है। $45 बिलियन उनकी जेब में जा रहा था, इसलिए कारपेट बिछाया उन्होंने। और आपको फ़ोन नहीं किया 2 साल तक। इमरान खान साहब चीखते हुए चले गए इक़्तिदार से। तो बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, जिस इदारे का जो काम है उसको वो करना पड़ेगा। यहाँ पर बिज़नेस ओनर्स को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, नैब जैसे इदारों को ख़त्म करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को आपने निकालना है, कोई नाकाबिल कबूल है, तो वो बैलेट से करना पड़ेगा, तभी एक तरक्की की समत में चल सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप भूल जाइए कि पाकिस्तान अगले 2 से 3 साल के फाइनेंसेस भी मैनेज कर सके। थैंक यू। तो गाइज हम लोगों ने सारी वीडियो देख ली और काफ़ी यार मतलब दिल से बुरा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हालात ख़राब है। हर चीज़ जो है वो करप्शन 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 घेरे पड़ी है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक हफ्ते के भी, जिसे कहते हैं ना, पैसे नहीं होते हुकूमत के पास, फिर IMF के पास जाते हैं, फिर कर्जा आता है और फिर पाकिस्तान के थोड़ी बहुत खैरात मिलती है और पाकिस्तान जो है वो चलता है। इतने ज्यादा फ्लॉज है कि कहाँ कहाँ जाके जो है वो क्या क्या चीज ठीक करेंगे। आप पूरे का पूरा सिस्टम खराब है, उसको कैसे ठीक करेंगे। बहुत ही कमाल की फैंटास्टिक वीडियो थी। ये पाकिस्तानी भी बंदा है जो वीडियो बना रहा है और बड़ी हिम्मत की बात है कि पाकिस्तान के अंदर रह के और इन सब चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है। और इन सब चीजों के ऊपर मैं भी रिएक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है हुकूमत जो है, जो बंदा भी उनके खिलाफ बोलता है उसको दबा दिया जाता है, यूट्यूब चैनल बंद करवा दिए जाते हैं, धमकियां मिलती हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? आप लोग भी अपनी सजेशन अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।